बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीक में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया जाता है। इसी तरीके से इस वीक में भी आपको ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर के अंदर जो पहली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका टाइटल केमिकल इक्विलिब्रियम है। इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स के दरमियान डिफरेंस, इसी तरह फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के दरमियान रिलेशन को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम मज़ीद कुछ चीज़ें भी इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास यहाँ पर, इन टाइप्स की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो हमारे पास फिजिकल स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर इन फिजिकल स्टेट्स को अगर हम गौर के साथ देखें तो हमारे पास दो किस्म के टाइप्स वजूद में आती हैं। नंबर वन होमोजीनियस, नंबर टू हेट्रोजीनियस। ये जो टाइप्स हैं ये इक्विलिब्रियम की हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को गौर के साथ देखें तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दोनों जो है वो सेम हों। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेज में ये दोनों स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स अगर सेम होंगी तो हम इसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, अदरवाइज हम इसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपके सामने यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो 3 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यही एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक पर भी मौजूद हैं। इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो, ये फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन गैस है, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों गैसियस स्टेट में है और जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी गैसियस स्टेट में है। लिहाजा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों सेम फिजिकल स्टेट में है, इस वजह से इस इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरी एग्जांपल्स में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस, द प्रोडक्ट SO3 सल्फर डाइऑक्साइड इज एज वेल ए गैस। सो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनकी फिजिकल स्टेट सेम है। इसी तरह बेटा नीचे जो तीसरी एग्जांपल लिखी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर मौजूद रिएक्टेंट्स और राइट साइड पर मौजूद प्रोडक्ट्स, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है। लिहाजा हम इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास टाइप है वो बेटे है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है CaCO3, जबकि राइट साइड पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर हम रिएक्टेंट को देखें तो जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, जबकि प्रोडक्ट में एक सॉलिड है और दूसरा गैस है। लिहाजा डिफरेंस होने की वजह से फिजिकल स्टेट में वी आर कॉलिंग इट एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर भी हमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट देखने को मिल रही है। और आखिरी ये जो इक्वेशन है इसमें बेटे आप देख सकते हैं कि हमें फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हम इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की बेस पर हमारे पास दो टाइप्स थी, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, नंबर टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो एक क्विक चेक है जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, क्विक चेक 8.3। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन
को हम अप्रोच कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो है वो लॉ ऑफ मैस एक्शन का हवाला देकर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ऑलरेडी हम इसको एक ग्राफ की शक्ल में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, लिहाजा लॉ ऑफ मैस एक्शन की बुनियाद पर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन जो है, नंबर सी जो है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस किए गए हैं। इन क्वेश्चंस में से आपने नंबर 2 वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम फोकस करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स। मैं अभी इसी लेक्चर के दौरान इसको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स जो 2 पॉइंट होंगे वो इस चैप्टर के आखिर पर हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। वहां पर उसको पढ़ने के बाद, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हम केसी के नाम से, सॉरी केसी की के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 1864 में एक नॉर्वेजियन केमिस्ट था सिगुड, और 1836 जो है वो इसकी आगे जो है वो हमने इसकी जो लाइफ स्पैन है उसको जिक्र किया हुआ है। और इस तरह एक दूसरे साइंटिस्ट है पीबैक, इस दोनों ने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ये चीजें जो है वो डिस्कस की और पब्लिश की। इनमें हमारे पास सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम इसको डिराइव भी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इट इज एक्चुअली ए रेशो। ये एक रेशो होती है, और वो रेशो किस किस के दरमियान है? वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। और याद रखें, ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ये उस वक्त की कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अच्छा, फिर इसके बाद रेज टू द कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सारी बात अपने आगे हम चलकर देखते हैं। टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आसान लफ्जों में ये एक रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखें, ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ये उस वक्त की कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे मजीद बात करें कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, इनको हम एक्सपोनेंट्स के तौर पर लिखते हैं। और ये एक्सपोनेंट किसके हैं? ये कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी के कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सी और डी ये भी कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, और इनको ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम जब लास्ट थोड़ी देर पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें कहा था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, ये एक्सपोनेंट के तौर पर लिखे जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये केसी, इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर सी और डी बेटर प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग मोलर कंसंट्रेशन, जबकि ये नीचे ए और बी ये रिएक्टेंट्स हैं, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो डेफिनेशन है वो इस तरह से मुकम्मल होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक लॉ को रिवाइज करना होगा, जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अच्छा, अब इसमें एक्टिव मैसेज जो है, ये इससे क्या मुराद है बेटा? इससे मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, जिसका यूनिट जो होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिखा जाता है। अब डेरिवेशन करते हुए, फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब जब हम इसको लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक, जाहिर बात है
ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और इसके साथ साथ इसमें रिवर्स रिएक्शन भी है, दोनों मौजूद है। तो हम यहाँ पर एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों को बारी बारी देखेंगे। पहले लॉ ऑफ मैक्सवेल के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन कौन है, ए एंड बी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने इक्वल टू में चेंज कर लिया है। इसके लिए कांस्टेंट हमने यूज किया है के एफ। जो के एफ है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हम चूंकि केसी की डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसमें ए और बी जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, आखिर पर चल के जब हम फाइनल रिलेशन लिखेंगे तो उसमें हम इसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो फिर रिएक्टेंट्स कौन कौन है, सी और डी, लिहाजा इसकी प्रोपोर्शनल अगेन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज किया है तो हमने कांस्टेंट लगाया है। इसी तरह अब यहाँ पर नीचे इसको देखें, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों बराबर हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी हमारे पास फॉर्मूला है और रिवर्स रिएक्शन का भी है, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से अगर हम कांस्टेंट्स को एक साइड पर करें के एफ और के आर, इसी तरह फिर बाकी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनी है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पर के एफ और के आर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, दोनों की जो रेशो है इसको हम केसी के बराबर लिखते हैं और केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसलिए इस इक्वेशन में अब इस रेशो की जगह पर हम केसी को लिखेंगे तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। दिस एक्सप्रेशन इज नाउन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको स्टूडेंट्स हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम ये यहाँ पर जो है वो एक वो जनरल इक्वेशन वही, अब कोफिशिएंट्स को भी हम अगर हम यहाँ पर साथ मिलाएं, कोफिशिएंट्स को भी अगर यहाँ पर हम कंसीडर करें तो फिर हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनती है। ये कंसंट्रेशन ऑफ सी है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो ये वाला सी स्मॉल सी बनेगा और इसी तरह बाकी का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अब ये हमारे पास बुक पर मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं जिनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के लिए कहा गया है। ये आपके सामने इक्वेशन है और इक्वेशन से नीचे हमारे पास ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दी जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका केसी का एक्सप्रेशन किस तरह लिखा जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है कि इस एक्सप्रेशन को लिखते हुए न्यूमरेटर के अंदर आपने रिएक्ट प्रोडक्ट्स को लिखना है और डिन्यूमरेटर के अंदर आपने रिएक्टेंट्स को लिखना है और आपने कोफिशिएंट्स का ख्याल रखना है। इसी तरह ये नीचे वाली इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिटन ओवर द लाइन, इनको हमने बटे के ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, जबकि जो रिएक्टेंट है हमारे पास N2O5 इसको हमने बटे के नीचे लिखा हुआ है। और जो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये पावर्स की शक्ल में हमारे पास इस एक्सप्रेशन में मौजूद है। तो आपसे कोई भी इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे होगा। अभी आगे हमारे पास एक क्विक चेक आएगा, उस क्विक चेक के अंदर भी हम इस बात को इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम 8.1 है और इसके साथ साथ सैंपल प्रॉब्लम 8.2 है। ये दो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने बारी बारी सॉल्व करना है। सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटे हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसमें हमें गिवन डाटा के अंदर कौन कौन सी चीजें दी गई ताकि हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। ये बेटे एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिया गया है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को बताने के बाद उसने हमसे कुछ वैल्यूज का जिक्र किया है, जैसे 500 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो जो सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम का यूनिट है, इसका मतलब है ये हमें वॉल्यूम बताया गया किसका भला, रिएक्शन मिक्सर का। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं, 0.235 एथेनोइक एसिड के मोल्स बताए गए हैं, 0.0350 ये एथेनॉल के हैं, इसी तरह 0.128 मोल ऑफ इथाइल एथेनोएट के हैं,
इसी तरह ये वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स हमें बताएगा। कहते हैं इन वैल्यूज को, इस डेटा को यूज करते हुए हमने केसी का जो एक्सप्रेशन है, जो केसी की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चों यहाँ पर ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले उसने हमें वॉल्यूम बताया था, तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू लिख ली है। सेंटीमीटर क्यूब में था, हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हमें मोल्स बताए गए हैं एथेनोइक एसिड के, अल्कोहल के, इथाइल एथेनोएट के, इसी तरह वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स जो बेटे बताए थे वो हमने गिवन डाटा की शक्ल में यहाँ पर लिख लिए। पूछा क्या गया है हमसे बेटे, पूछा गया है रिक्वायर्ड क्या है, केसी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ केसी। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलें तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर अगर आप केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऑब्वियसली जारी बात है बटे के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स आएंगे और बटे के नीचे रिएक्टेंट्स आएंगे। प्रोडक्ट्स कौन कौन है, इथाइल एथनोएट है, वाटर है। इसी तरह बटे के नीचे जो है वो एथनोइक एसिड है और अल्कोहल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि हमें केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन हमें जो गिवन डाटा के अंदर मोल दिए गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू कंसंट्रेशन। हमें नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ मोल हमें दिए गए हैं उसको हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके पास वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है। बारी बारी हम सारों की पहले कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एथनोइक एसिड के मोल्स को हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया तो आंसर ये आया। ये आंसर जो है वो कंसंट्रेशन है। इसी तरह अल्कोहल के जो नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई। इथाइल एथनोएट, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो इसकी कंसंट्रेशन। इसी तरह बेटा पानी जो है, वाटर जो है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब हम इस फॉर्मूला, इस केसी के एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। बटे के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और बटे के नीचे रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.03। ये केसी का एक्सप्रेशन और केसी की वैल्यू रिक्वायर्ड थी जो हमने फाइंड कर ली थी। अब जो इसके अंदर जो है वो हमारे पास देखो, हमसे जो चीज पूछी गई थी वो केसी का एक्सप्रेशन। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी, but the problem in this numerical, in this sample problem is that the given data includes number of moles of reactants and products, but we need, हमें क्या चाहिए था, हमें concentration चाहिए थी। So we have converted number of moles into concentration by dividing number of moles with volume given। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये सॉल्व हो। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास जो सैंपल प्रॉब्लम नेक्स्ट है वो है बेटे 8 पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस सैंपल प्रॉब्लम 8.2 के अंदर जो हमसे चीज पूछी गई है वो अगेन हमने केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डेटा दिया गया है हमें सबसे पहले उस डेटा को एनालाइज करना है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये जाहिर बात है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर नीचे डेटा दिया गया है और फिर केसी की वैल्यू को पूछा गया है। अगर हम इसको देखें कि जो मिक्सर है हमारे पास, कहते हैं अ मिक्सर ऑफ 0.0500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट बता रहा है कि ये हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू बताई गई। इसी तरह जो प्रोपानोन है ये इसकी कंसंट्रेशन बताई गई। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रोपानोन, ये आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसी तरह कहते हैं 0.0500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन साइनाइड। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, उसके भी आपको कंसंट्रेशन बता दी गई है। इज लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। इन स्टूडेंट्स आपने इन लफ्जों पर जरा गौर करना है कि यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि ये जो कंसंट्रेशन हैं ये इक्विलिब्रियम ये नहीं है। उसने कहा है इज लेफ्ट टू रीच, यानी ये वो वाली कंसंट्रेशन हैं जो हमने स्टार्ट में ली है। These are initial condition, initial concentrations। अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना है, अभी तो रिएक्शन का आगाज है। सो ये हम ये भी देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिए गए हैं। बराबर नंबर ऑफ मोल्स लेकर
कहा है उसने कि इक्विलिब्रियम जो है हम इसको रीच होने देंगे। फिर कहता है एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज 0.2023 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये जो कंसंट्रेशन बताई गई है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ये प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर इस इक्वेशन का दिया गया है। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें केसी की वैल्यू को क्या करना है, डिराइव करना है। आपके सामने ये गिवन डेटा, जैसा कि हमें नोट किया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख ली। इसी तरह जो प्रोडक्ट था इसकी हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी गई, वो हमने लिख ली। रिक्वायर्ड क्या है, हमसे पूछा गया है हमसे बेटे केसी की वैल्यू पूछी गई। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, इस इक्वेशन के जरिए हम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बटे के ऊपर प्रोडक्ट होता है और बटे के नीचे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये इस तरह से। अब अगेन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होनी चाहिए। बटे के ऊपर प्रोडक्ट है, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें दी गई है, नो प्रॉब्लम। बट बटे के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो हमें वैल्यूज चाहिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और वो इक्विलिब्रियम वाली होनी चाहिए, बट वी डोंट हैव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, वी आर गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन के मुताबिक पहले इनिशियल कंसंट्रेशन, बेटे ये हमें इनिशियल कंसंट्रेशन बताई गई थी वही हमने लिखी है। अब जो कि रिएक्शन का स्टार्ट है, आगाज है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, लिहाजा ये जीरो इसकी कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हमें बता दी गई थी, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप नोट करेंगे, रिएक्शन के आगाज में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। इसलिए बेटा यहाँ पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस किया है, किसको, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स को, इसको माइनस किया। तो माइनस करने से बेटे हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं, इसका भी और इसका भी, दोनों की। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद तो काम वैसे ही आसान है, आपको पता है कि केसी का एक्सप्रेशन मौजूद है, बटे के ऊपर जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेकिन इक्विलिब्रियम वाली, और बटे के नीचे भी कंसंट्रेशन लेकिन इक्विलिब्रियम वाली। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, और केसी की वैल्यू इस केस हमारे पास 32.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट जो है ये गलत लिखा हुआ है, इस यूनिट को आपने ठीक कर लेना है। ये यूनिट जो है बेटे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है 8.4। इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो दो। स्टूडेंट्स ये जो क्विक चेक है 8.4 है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पर इसको आपने सॉल्व करना है, और मंडे वाले दिन लेक्चर के दौरान आप ये असाइनमेंट चेक भी की जाएगी। अब इसमें देखें पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा केसी का जो है वो एक्सप्रेशन लिखें नीचे दिए गए रिएक्शंस के लिए। अब ये जो आपके सामने जो है वो तीन रिएक्शंस दिए गए हैं रिवर्सिबल, इनके लिए आपने बेटे केसी का एक्सप्रेशन लिखा। आपको पता है कि केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं बटे के ऊपर हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं और बटे के नीचे रिएक्टेंट्स लिखते हैं। और याद रखिए जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आपने परफेक्टली पावर्स के अंदर जो क्या नाम है इसका एक्सपोनेंट्स के तौर पर, पावर्स के तौर पर आपने इनको लिखना है। एक कंफ्यूजन यहाँ पर अक्सर बच्चों को परेशान करती है वो ये कि ये जो ऊपर चार्जेस दिए गए हैं 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, इनको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इनको आपने एक्सपोनेंट बनाकर नहीं लिखना, इनको आपने एज इट इज ही लिख देना है। इनको आपने बतौर कंसेंट्रेशन जिस तरह हम उसका केमिकल सिंबल लिखते हैं तो ये जैसे जो लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख देना है। पावर्स किनको बनाना है, एक्सपोनेंट्स किनको बनाना है, वो तो ये लेफ्ट साइड पर दिए गए कोएफिशिएंट्स को हम पहले जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर एस एन के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं। इसी तरह यहाँ पर आयरन जिसके साथ हमारे पास कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट में 2 लिखेंगे। इसी तरह टिन के साथ अगेन कुछ नहीं है, और इसके बाकी जो दो इक्वेशन है ये तो वैसे ही आसान है, यानी कि इसमें चार्जेस वाली कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं है।
क्वेश्चन जो सेकंड है हमारे पास, जो बी क्वेश्चन है, इसके अंदर आप जरा देखें एक न्यूमेरिकल टाइप, जिस तरह के हमने सैंपल प्रॉब्लम दो सॉल्व किए हैं 8.1 एंड 8.2, इन सैंपल प्रॉब्लम्स के अंदर जिस तरह से हमने केसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, यहाँ पर भी हमसे केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने का पूछा गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना। तो बेटा इसके लिए आपको ये इक्वेशन दी गई है और नीचे डेटा दिया गया है। इस डेटा में आप लोग जरा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं देगी, उनकी हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, जबकि जो प्रोडक्ट है उसकी बेटे हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी गई है। साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको सैंपल प्रॉब्लम 8.2 सॉल्व करवाया है, जिसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई थी, हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले फाइंड की, देन हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखकर उसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे आप लोगों ने भी इस न्यूमेरिकल को इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये जो क्विक चेक टू 8.4 है, ये आपने असाइनमेंट के तौर पर लिखकर लेकर आना है। मंडे वाले दिन क्लास में इंशाल्लाह अजीज इस काम को, इस असाइनमेंट को चेक किया जाएगा, और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड किया गया है, इसका फीडबैक और आप लोगों से इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग सुनिएगा, तैयार भी कीजिएगा, ताकि मंडे वाले दिन आप आसानी से इस काम को जो है वो सुना सकें। स्टूडेंट्स, आज का